नमस्कार। दूरदर्शन बिहार के इस कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में मैं कृति आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में बात करते हैं, उस पर जानकारी हासिल करते हैं और ऐसी ही किसी बड़ी बीमारी होने से पहले यदि हम उसे रोक सकें तो, या कोई बीमारी जो महामारी ला सकती है उसे रोक सकें तो, और ये बिल्कुल मुमकिन है। ये मुमकिन है टीकाकरण के द्वारा। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे टीकाकरण के बारे में और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर बिहार डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिन्हा। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो दर्शकों, आप जानते हैं हमारा यह कार्यक्रम फ़ोन इन लाइव है, तो देरी किस बात की, फ़ोन उठाइए और नंबर मिलाइए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171, जो कि टोल फ्री है। आप बेझिझक टीकाकरण से संबंधित अपने प्रश्न डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, दर्शक हमसे जुड़ेंगे, हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि टीकाकरण है क्या? देखिए, टीकाकरण एक मनुष्य या बच्चे में एक प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। जिस बीमारी से बचाने के लिए टीका दिया जाता है वो बीमारी उस बच्चे को और उस टीका लेने वाले को ना हो। इसमें जो अपने शरीर में एक ऐसा ताकत पैदा करता है जो कि वो बीमारी को पनपने ही नहीं देगा उसके शरीर में। ये टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य है और यही टीकाकरण से हम लोग चाहते हैं। तो सर, टीकाकरण को लेकर जागरूक होना क्यों ज़रूरी है? देखिए, टीकाकरण से जागरूक होना कि ये मान लेना कि इतने बीमारी से बचेगा। आज के तारीख में जो बिहार सरकार में जो टीका पड़ रहा है वो 12 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीका पड़ रहा है। और ये 12 जानलेवा बीमारी अगर एक बार इनमें से कोई बीमारी हो जाए तो परिवार का आर्थिक स्थिति और उसका परिवार का जो बच्चे जिसको आक्रांत हुए उनका पूरा ज़िंदगी तबाह होता है। तो ये बड़ा सुलभ उपाय है। एकदम छोटा सा एक सुई लगता है और कोई या ड्रॉप पड़ता है, उससे ये बीमारी बचता है। इसके लिए लोगों में जागरूकता होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं कुछ भ्रांतियां हैं कि टीकाकरण है। जैसे अभी खसरा रूबेला जो आता है टीका, जिसका कि छोटी माता कहते हैं, उसके चलते कि इसमें हम सुई नहीं लेंगे तो इसमें दवाई नहीं लेंगे, और लेकिन वो अगर होता ही नहीं अगर वो टीका ले लेते तो ये समझिए कि एक बच्चे को अगर कोई खसरा हो गया, उसके बाद उसको अगर थोड़ा कमजोरी है, कमज़ोर बच्चे को ही होगा, फिर वो बच्चा और कमज़ोर होगा, फिर उसको निमोनिया होगा, फिर और ज़्यादा कमज़ोर होगा, साथ में डायरिया भी हो सकता है। उसके साथ उसको अंततः अगर बच्चा कमज़ोर रहा और ये सब चीज़ से बच गया तो उसको टीबी होने का भी डर बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ एक छोटा सा सुई अगर आप ले लिए होते समय से, तो ये जो आप जागरूकता फैलाने की बात करते हैं, तो ये हमारे यहाँ जो अशिक्षा है, कुछ समाज में जो अशिक्षा है, वहाँ ये ज़्यादा जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, जिस पे कि सरकार काम कर रही है। जी सर, तो अगर हम बात करें नवजात शिशु की, तो एक नवजात शिशु का पहला टीकाकरण कब होता है? नवजात शिशु का पहला टीकाकरण तो हम लोग का ऐसा है, साइंस में ये है कि पहला टीकाकरण तो उसका अपना माँ का दूध है, जो उसको बीमारियों से लड़ने का ताकत देता है। जो हमारे द्वारा दिया जाता टीका है, ये पोलियो का एक खुराक है, जो उसका आप जानते हैं, पोलियो के खुराक के बारे में कुछ बोलना नहीं है। फिर एक माता को अगर हेपेटाइटिस बी है और बच्चे में यह ट्रांसफ़र नहीं हो, इसके लिए बच्चे को हेपेटाइटिस बी का एक टीका दिया जाता है जन्म के 24 घंटे के अंदर। माता को है या नहीं है इससे मतलब नहीं, लेकिन 24 घंटे के अंदर में बच्चे को ये टीका देते हैं। दूसरा एक और टीका है बीसीजी का। बीसीजी है एक प्रकार का बच्चों में होने वाले टीबी से बच्चे को बचाता है, जिसको कि पूरे ज़िंदगी में एक ही बार वो टीका देना है, तो बीसीजी। तो ये 3 टीके हैं जो यूजुअली जो हम लोग देखते हैं कि अस्पताल से में अगर बच्चा का डिलीवरी हुआ है तो वहाँ से उसके घर भेजने के पहले इन 3 टीकों को दे दिया जाए। जी, तो ये है बच्चे को जन्म के समय देने वाले टीके। तो सर ये कह सकते हैं कि 3 टीके पड़ते हैं शिशु के जन्म के समय। जी। तो सर आगे अगर बढ़ें तो किस उम्र तक बच्चों को टीके लगते हैं? देखिए, बच्चों का टीका का एक सारणी है।
जो बच्चे का टीका जन्म के समय पड़ा, फिर 6 हफ्ता पर पड़ेगा, फिर 4 हफ्ता पर पड़ेगा, फिर 4 हफ्ता बाद मतलब 10 हफ्ता पर पड़ेगा, उसके बाद फिर 4 हफ्ता के बाद मतलब 14 हफ्ता पर पड़ेगा, उसके बाद 9 महीना पर पड़ेगा, 9 से 12 महीना के बीच में, उसके बाद 16 से 24 महीने के बीच में, उसके बाद 5 साल पे, फिर 10 साल पे, फिर 16 साल पे। इस तरह टीका का सारणी हमारा बना हुआ है जो टीका पड़ता है। तो सर आखिरी एज जो आपने बताया वो 16 साल हुआ। हाँ। तो सर आखिरी टीका किस चीज़ का पड़ता है? आखिरी टीका 10 साल और 16 साल में जो टीका पड़ता है वो टेटनस और डिप्थेरिया का टीका होता है, जो टेटनस टॉक्सॉइड और डिप्थेरिया, जो कि आप ऐसे भी किसी को कटता है तो टेटनस का टीका लेते हैं, तो ये 2 टीके उस समय दिए जाते हैं, टेटनस का और डिप्थेरिया का इसमें मिला होता है, जिसको टीडी कहते हैं। पहले अभी से कुछ वर्ष पूर्व तक ये टीटी रहता था, टेटनस टॉक्सॉइड, टेटवैक जिसको कहते थे। उसमें एक जो हम लोग दे रहे हैं टीकाकरण सारणी के अनुसार, उसमें थोड़ा सा डिप्थेरिया का अंश है, कि ताकि वयस्कों में डिप्थेरिया जो गलघोटू बीमारी एक होता है, जो कुछ कहीं कहीं इसको निकला था, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो बीमारी बड़ों में भी ना हो, इसके लिए ये दिया जाता है। जी सर। तो सर प्री मैच्योर बेबीज जो होते हैं उनका भी ये सेम केस रहता है या? सेम केस इसलिए रहता है कि प्री मैच्योर जो रहे वो ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं, तो उनको आवश्यकता इससे समझा जाए कि जो कोई विषय में कमज़ोर है तो उस विषय पर उसको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अगर बच्चा प्री मैच्योर है, तो अगर 2.5 किलो का बच्चा है तब तक तो हम लोग बोलते हैं चलिए नॉर्मल वेट है, बिलो एवरेज वेट से कम नहीं है। लेकिन अगर बच्चा 2.5 किलो से कम है, वजन में कम है, या 9 महीने पूरे करने के बदले वो 7 महीने में, 8 महीने में होता है, तो उसको टीके का से इन बीमारियों से बचाव की और अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है, और इसी सारणी के अनुसार उसको टीका पड़ेगा। इसमें सारणी में कोई अंतर नहीं आएगा। जी सर। सर यदि अगर टीका लेने में किसी दिक्कत, या अगर हम किसी महामारी या कोविड की बात कर लें, तो अगर जो बच्चे टीका नहीं ले पा रहे हैं समय पे, तो क्या वो बाद में ले सकते हैं? बिल्कुल, एकदम। हम लोग को सब ट्रेनिंग में जो हमारी एएनएम बहनें टीका देती हैं, उनको बताया जाता है कि अगर कच्ची का कोई किसी कारण से छूट गया हो तो कितने अंतराल के बाद उसको दे दें। अगर एक टीका छूट गया है, या बच्चे में जो जन्म के समय लिया उसके बाद 6 हफ्ता तक वो आया ही नहीं, तो जब आएगा तभी से हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन एक सर्टेन एज है कि कुछ टीके हैं जो 1 साल के बाद नहीं दिया जा सकता, कुछ टीके हैं जो कि 1 साल के बाद देने से दिक्कतें आ सकती है। तो इसलिए वो सारणी को ध्यान में रखते हुए वो सब के लिए हमारे बहनें प्रशिक्षित हैं, वैसे ही करती हैं। जी सर। तो वो एक एज टाइम पीरियड में लेना बहुत ज़रूरी है, क्या कि प्रोटेक्शन जैसे खसरा का है कि 9 महीने के बाद होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, और बहुत कम ही ऐसा देखा गया है कि 9 महीने से पहले भी होता है। इसलिए जो स्टडीज़ हैं उसमें 9 महीने के बाद टीका देते हैं। तो 9 महीने के बाद जो खसरा का पड़ता है, अगर आप नहीं लिए, बीच में खसरा हुआ, तो फिर बाद में तो ले सकते हैं, लेकिन उसका उतना फ़ायदा नहीं होगा। जी सर। तो सर ये तो हमने बच्चों की बात की, अगर हम प्रेग्नेंट लेडीज़ की बात करें, गर्भवती महिलाओं की। प्रेग्नेंट लेडीज़ में हम लोग एक वैक्सीन देते हैं जो 16 साल के उम्र में जो लड़कियों को चाहे बच्चों को जो देते हैं, वही वैक्सीन टीडी हम लोग देते हैं। जब गर्भ धारण करने का वो माता को पता चलता है तब एक टीडी लेती है, और उसके फिर बाद 1 महीने के अंतराल के बाद एक टीडी ले सकती हैं। अगर ये दूसरा गर्भ किसी का है तो सिर्फ एक ही खुराक टीडी लेंगी तो उनका काम चल जाएगा। जी। तो सर ये लेना ज़रूरी है, कितना आवश्यक है? देखिए, हम लोग ये टेटनस का जो अगर भाषा में, नॉर्मल भाषा में जो कहें, तो टेटनस का जो बैक्टीरिया है वो ज़मीन में रहता है, जो नॉर्मल मिट्टी में रहता है। तो अगर आप नहीं लेते हैं और कुछ होता है तो फिर बच्चे को टेटनस होता है, जिसको धनुष टंकार कहते हैं। बच्चे का शरीर एकदम हट जाएगा, बच्चा पैदा होते के साथ उसमें कॉम्प्लिकेशन आएगा, फिर बच्चे की मृत्यु हो सकती है। तो ये हम लोग का जो टीकाकरण है, इसमें करीब करीब हम लोग 98% महिलाओं तक पहुंच गए हैं कि इतने लोग टीका ले रहे हैं, जिसके चलते आपको अभी टेटनस का बीमारी देखने को नहीं मिलता है। आम लोगों में भी ये जागरूकता है कि कहीं किसी के घर में कटता फटता है तो लोग टेटनस का सुई ले लेते हैं। खास करके उन लोग जिन्होंने पहले टेटनस का भयावह स्थिति देखा है, वो बहुत जागरूक रहते हैं और टीका ले लेते हैं। जी। तो सर अब हम बात कर रहे हैं जागरूकता की, तो सर सरकार द्वारा योजनाओं के बारे में दर्शकों को बताएं शिशु टीकाकरण को लेकर। योजनाएं तो बहुत हैं।
लेकिन कुछ जो बिहार सरकार का अनूठा योजना है सो मैं बताना चाहूँगा आपको जी सर। कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यह घोषणा किया गया कि जो हम लोग का एक बहस होता है कि लड़कियों पर ध्यान कम देते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि एक मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, जिसमें कि अगर आप 2 साल तक के पढ़ने वाले सभी टीके अगर आप बच्चे अपने लड़की को दिलवा देते हैं तो उसको 2,000 रुपया उसके माँ के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जिनका आधार बना हुआ है और जिनका अकाउंट में है और सब जो, लेकिन शर्त है कि जितने 2 साल के अंदर सरकार में जो टीका उपलब्ध है सभी टीका ले लेने चाहिए। और भी है कि जैसे हम लोग बार बार ग्रामीण में हम लोग का जो सहयोगी संस्थान हैं या हम लोग के अपने जो वर्कर हैं बिहार सरकार के, ये लोग भी देखते हैं कि किस क्षेत्र के लोग थोड़ा कम जागरूक हैं, तो उसके लिए विशेष अभियान चलाया जाता है। विशेष नुक्कड़ नाटक से लेके अखबारों में प्रचार से लेके टीवी में रेडियो में सब तरह से प्रचार प्रसार किया जाता है कि जिस तबके के लोग का जहां पहुँच है वहां देख सकें कि इन टीकों से लाभ क्या होता है और टीका दिलवाना ज़रूरी क्या है। इस तरह के सरकार का विभिन्न कार्यक्रम चलता रहता है कि जहाँ कि हम लोग ये बता सकें कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभुकों तक पहुँच पाएँ। तो सर आपने विभिन्न कार्यक्रम के बारे में सर बताया, सर ऐसा कोई आप कार्यक्रम का प्रक्रिया हमें बता सके कि किस प्रकार सरकार काम करती है लोगों को प्रेरित करने में? देखिए, एक होता है हम लोग के यहाँ जो प्रक्रिया है कि घर घर जाके एक सर्वे होता है और सर्वे में निकल के आता है कि इस क्षेत्र में इस महिला का इस आशा के एरिया में इस एएनएम के एरिया में उनका कितना बेनिफिशियरी है, जितना कितने लाभुक हैं, जो किस एज ग्रुप के हैं, उनको क्या क्या टीका पड़ना चाहिए। अगर उस हिसाब से वहाँ नहीं आता है तो हमारे मोबिलाइजर्स होते हैं, उनको दिया गया है कि आप उनको मोबिलाइज करके लाएं, मतलब उनको प्रोत्साहित करके लाएं और उसके लिए भी उनको पैसा दिया जाता है। हमारी आशा बहनों को के लिए ही कि अगर आपके क्षेत्र में इतना कोई मान लीजिए 20 बच्चों को आज टीका होना है तो सभी 20 को लेके आते हैं तो वे कि उनको निश्चित मानदेय दिया जाता है। 20 से कम लाने पर उनको कम भुगतान होता है। तो इस तरह से हम लोग को नीचे ग्राउंड लेवल पर, और आशा आप जानती हैं कि बिहार में करीब करीब 88,000 के करीब आशा हैं, तो वो लोग सभी अपने अपने 1,000 के आबादी पर करीब आशा हैं एक, तो 1,000 का आबादी मतलब 200 के करीब घर है, तो 200 के घर को वो व्यक्तिगत रूप से जानती है और सभी को प्रोत्साहित करके वहाँ लाती है। किसी कारण से अगर नहीं आता है तो उनका भी मानदेय कम होता है। और साथ में फिर ये एक बैठक होती है हर एक मंगलवार को एएनएम का, जिसमें कि हमारे वहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी, वहाँ के जो और कर्मी होंगे, वो पूछेंगे कि आपका इतना आपका कवरेज होना चाहिए था, टारगेट आपका इतना था, ये कम क्यों हुआ। तो वो जो एडिक्वेट जो सही रीज़न होगा वो बताएंगी और उसके हिसाब से फिर आगे का रणनीति बनता है। तो ये लगातार डायनेमिक प्रोसेस है, लगातार इसमें सुधार होते रहता है, लगातार कुछ काम होते रहता है। इसके अलावा अनुश्रवण ज़बरदस्त तरीके से किया जाता है कि कहीं रिमोट सबसे ज़्यादा दूर के क्षेत्रों में भी हमारे कर्मियों द्वारा, हमारे सहयोगी संस्थाओं द्वारा उसका गहन मॉनिटरिंग किया जाता है कि कहाँ कार्य ठीक चल रहा है और कहाँ कार्य में कोई कठिनाई आ रही है। अगर कठिनाई प्राकृतिक कारणों से है, जैसे बाढ़ हो गया या बहुत धूप है, तो इन कारणों को अलग तरह से एडजस्ट किया जाता है, एड्रेस किया जाता है, ताकि अगर बाढ़ है तो बताया जाता है कि ये कहीं ऊंचे जगह पर रहेंगे, हम लोग वहीं पर आपका टीकाकरण करवाएंगे। तो इन तरह के इन सब बातों को लेकर हम लोग काम करते हैं। जिस तरह का समस्या जहाँ आता है उसी हिसाब से उस पर हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। जी सर हम अगर कोविड की बात करें सर, तो सर कोविड जैसे महामारी में इम्यूनाइजेशन पर क्या असर रहा? देखिए, कोविड का तो जब महामारी हुआ था उसके बाद कोविड टीकाकरण चला और साथ में कोविड का टेस्टिंग होता रहा, जिसमें कि इन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा वो काम हो रहा था। और जब अगर देखा जाए तो कोविड एक दूसरा दौर में जब कोविड आया तो बहुत खतरनाक विकराल रूप में था, तो पूरा का पूरा महकमा उसी में लगा, प्रायोरिटी वो हो गया था। इसलिए हम लोग का टीकाकरण पर असर पड़ा इसका, और जो कि इसका जो आच्छादन था थोड़ा कम हुआ। कई क्षेत्रों में काम कुछ कम हो गया। कहीं एएनएम तो कोविड टीकाकरण में लगी हुई थी, कुछ जांच में लगी हुई थी हमारी बहनें और हमारे स्वास्थ्यकर्मी, तो वो थोड़ा कमी हुआ था, लेकिन अब उसकी पूर्ति कर ली गई है और आगे भी जहाँ कहीं कुछ नज़र आ रहा है तो हम लोग उसका पूर्ति कर रहे हैं। सर तो हम अपने स्वास्थ्य कर्मियों को तो सर सलाम करना चाहिए कि ऐसे वक्त में भी उन्होंने काफ़ी मदद की, काफ़ी काम किया। सर
उनका जज्बा तो था कि जैसे जहाँ अपने सगे संबंधी छोड़ रहे थे वहाँ तो स्वास्थ्यकर्मी ही उनके सहारा बन के काम किए हैं। तो इसमें कोई दो मत नहीं है। और हमारे कुछ कर्मियों ने तो अपने परिवार को त्याग कर घर जाना छोड़ के काम किया इसमें, कि अपने वजह से उनको घर के लोग आक्रांत न हो जाए, वो अपने अस्पताल में ही रात के काम करते रहे। जी, तो सर एक नवजात शिशु को सर इतने टीके पड़ते हैं, तो सर ये काफ़ी उनके पेरेंट्स के लिए, उनके माँ बाप के लिए थोड़ा दर्दनाक समय हो जाता है। कई बार वो नहीं लगवाना चाहेंगे, या कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही बार में जब आया तो 3-3 टीका, 3-3 सुई है। अब 3 सुई जब होता है तो इसी में हमारी जो बहनें हैं उनका उस माता के साथ कैसा आत्मीय संबंध है उस पर डिपेंड करता है। और वो महिला कितनी जागरूक है कि वो जानती है कि यह क्षणिक दर्द होगा लेकिन मेरे बच्चे के ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा है। कुछ दिक्कतें आती हैं हम लोगों को कि एक बार में 3 सुई पड़ना है तो दीदी 2 ही दे दीजिए ना, एक छोड़िए, 1 महीना बाद दे देंगे। तो इसमें व्यक्तिगत जो उनका अपना संबंध होता है हमारे स्वास्थ्य कर्मियों का उस क्षेत्र के बेनिफिशियरी के साथ, उस क्षेत्र के लाभुकों के साथ, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है, जिसका कि प्रशिक्षण हम लोग बार बार देते हैं कि कैसे आगे बढ़ें। जी सर, तो सर ये तो हो गई हमारी बच्चों की बात। सर कोविड जैसे महामारी में भी, तो सर अभी हम एक ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे और इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अप्रैल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री जी के मन की बात का 100वां एपिसोड आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें एपिसोड का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, मन की बात का 100वां एपिसोड रविवार 30 अप्रैल सुबह 11 बजे। आप दूरदर्शन के नेशनल चैनल को टाटा प्ले पर 114 नंबर पर, एयरटेल पर 148 नंबर, सन पर 302 नंबर, हैथवे पर 40, DTH पर 175, डेन पर 138, डिश पर 193 और फ्री डिश पर 2 नंबर चैनल पर देख सकते हैं। तो ब्रेक के बाद हम फिर मिले हैं और हम आज बात कर रहे थे टीकाकरण के बारे में और हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र जुड़े हुए हैं। तो सर हम बात कर रहे थे कोविड के बारे में। सर आपने इम्यूनाइजेशन के बारे में बताया, सरकार द्वारा योजनाओं के बारे में बताया। सर कोविड में जो वैक्सीन लिए जा रहे थे सर, उसमें काफ़ी मुश्किलें आ रही थी लोगों को, जैसे लंबे समय तक बुखार होना या बाजुओं में दर्द होना। इसका कारण सर क्या था? देखिए, एक उसमें किसी किसी को ऐसा हुआ कि बुखार आया और दर्द हुआ, तो यहीं भी नॉर्मल सी बात है कि किसी को भी एक सुई लगेगा तो दर्द होगा। हर एक आदमी की प्रक्रिया अलग होती है। किसी को है कि एक सुई लगा, दर्द है, अपना कोई असर नहीं पड़ा, अपना काम करता रहा। किसी को लगा कि नहीं ये सुई पड़ा है, दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और कहीं कहीं बुखार आया है। तो ये आप नियमित टीकाकरण में भी देखेंगे कि बुखार आता है लोग बच्चों को, और हम लोग उसका बताते हैं कि बुखार आया तो आप ये दवा ले लेंगे। ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं हुआ कि हाँ बुखार आया और वो बहुत परेशान हो गए, कोई काम नहीं कर सक रहे हैं। ऐसा किसी को अगर आता है तो हम लोग फिर अगर उसका पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं, पूरा जांच करते हैं कि क्या हो रहा है और क्यों ऐसा दिक्कत हुआ और क्यों। तो ज़्यादातर ये निकल के आता है कि उनको और पहले से बीमारी थी, यह महज संयोग होता था कि उस समय टीका लगा और उनका बीमारी पहले से था, वो थोड़ा बढ़ा ऐसे भी बढ़ता, लेकिन एक टीकाकरण का एक बहाना हो जाता है। देखिए, किसी भी परिस्थिति में आदमी जो समाज है हमारा, तो हर दिन कोई ना कोई बीमार पड़ते रहता है। संयोग होता है कि उस दिन उनको बुखार इतना नहीं था, चले गए टीका लेने और बुखार आ ही रहा था, और जब टीका ले लिए तो बुखार आ गया, तो उनको लग रहा है कि इसके वजह से आया। उसके बावजूद किसी भी कारण से बुखार आता है तो हम लोग के पास दवा का प्रोटोकॉल है कि उनको कालपोल दिया जाएगा, पैरासीटामोल दिया जाएगा, फिर उसमें
ठीक होते हैं। जी क्या बोले वो? जी सर, तो वो बिल्कुल सही आपने बताया। तो सर ये जो मुश्किलें आ रही थी सर, इसको लेकर काफ़ी समाज में भ्रांति पैदा हो गई थी कि कोरोना की वैक्सीन लोग लेने नहीं जा रहे थे, डर गए थे। नहीं कि देखिए, शुरू में तो ऐसा था कि जब कोरोना का वैक्सीन का लोग बहुत इंतजार कर रहे थे जी। और ऐसा हो रहा था कि हमारी टीम जो थी वो रात में सारी रात जागी रहती थी कि वैक्सीन यहाँ पहुँचा है, अभी एयरपोर्ट पर है, दिल्ली एयरपोर्ट पर है, बॉम्बे एयरपोर्ट पर है, अभी पटना एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। हम लोग 2 घंटे पहले से हैं, लाए नहीं। यहाँ पूरे राज्य से सभी का ट्रक मंगवा के, गाड़ियाँ मंगवा के रखे रहते थे कि जैसे ही आएगा तुरंत डिस्पैच होगा। तो जी, इसलिए जो हम लोग कोविड का टीकाकरण हम लोग बढ़िया किए हैं और शुरू में थोड़ा दिक्कतें थी, लेकिन जब लोगों को देखा दूसरे लहर में कि लोग कितने मर रहे हैं, उसके बाद तो कोविड टीकाकरण में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लोग पैरवी करवा के टीका ले रहे थे कि हमको थोड़ा पहले दे, मेरा नंबर तो आज नहीं आ रहा है। जी। तो सर ऐसे लोगों को सर जागरूकता फैलाना, मोटिवेट करना सर किसी भी टीकाकरण को लेकर, तो और सर इम्यूनाइजेशन को लेकर सर क्या क्या और मेजर्स लिए गए गवर्नमेंट देखिए, द्वारा? कोविड टीकाकरण का मोटिवेशन का जहाँ तक बात है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री खुद आके टीका ले रहे हैं पब्लिक प्लेस पे IGIMS में। हमारे राज्यपाल महोदय ने लिया, हमारे चीफ जस्टिस महोदय ने लिया वहाँ आके टीका। तो ऑनरेबल्स इतने जो सीनियर रेस्पेक्टेड जो पदें हैं वो खुद आके एक सामाजिक एक प्लेटफॉर्म पे आके टीका लेते हैं। तो ये एक अपने आप में एक बड़ा मैसेज जाता है, सबके सामने वो टीका ले रहे हैं, पूरी प्रेस वहाँ है, सब है, तो वो एक मैसेज जाता है। इस तरह से प्रसार हुआ है। और जो हम लोगों ने बच्चों का जो नियमित टीकाकरण में जो हम लोगों ने काम किया है, इसमें हम लोगों ने कुछ ऐसा एम्बियंस दिया। ये माना जाता है कि सरकारी है तो ये फ्री तो है ही, ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो वैक्सीन दे रहे हैं, यही वैक्सीन बाज़ार में एक बच्चे को अगर आप हमारे संस्था से, सरकार से टीका लेते हैं तो उस परिवार का, बड़ा बीमारी का, तो मैंने बात पहले भी कहा, करीब 26,000 रुपया का बचत होता है ये टीकों का। तो ये इसका कीमत अगर आप समझें और ये जाने तो ये समझ में आएगा। जो जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो वेट करते हैं कि हमारे गांव में कब आएगा, और कब हमारे पास फ़ोन तक आता है कि मेरे यहाँ पिछले बार नहीं आई थी, अगले बार कब आएगी। और इसको और बढ़ावा देने के लिए और थोड़ा बढ़िया दिखने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए हम लोगों ने कुछ मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर्स बनाया है, जो पटना में भी है और बिहार के अलग अलग राज्यों में है, और करीब 200 से ज़्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में है, जहाँ कि आपको जाके लगेगा ही नहीं कि हम किसी सरकारी संस्था में हैं। एकदम बहुत बढ़िया एयर कंडीशन माहौल, बच्चों से को लुभाने वाले दृश्य, वहाँ खिलौने, और जो एनएम्स भी हैं सो हाईली ट्रेंड हैं कि उसको बच्चे को कम से कम तकलीफ हो। तो जितना सरकार, आज ही कोई हमारे गए थे कोई एक मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर में, वो पहली बार गए थे तो बोले कि सरकार इतना अच्छा सेवा दे रही है, हम लोग को तो मालूम ही नहीं था। तो ये प्रचार प्रसार का बात है। और आज जो हम इस जो मौका आप लोगों ने मुझे यहाँ दिया, तो ये टीकाकरण एक अति महत्वपूर्ण विषय है, और बच्चों का ज़िंदगी अगर सुरक्षित है तो वही हमारे भविष्य हैं। उसके लिए आपको बच्चों को टीका दिलवाना चाहिए, उनको सुरक्षित रखना चाहिए। तो दर्शकों, आप ध्यान दे रहे हैं, डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्चे नींव है हमारे, उनका स्वस्थ रहना तो बेशक आवश्यक है। और साथ ही साथ कि गवर्नमेंट क्या क्या मेजर्स, सरकार क्या क्या योजनाएं कर रही हैं, सेंटर्स खुले हैं, सैनिटेशन का पूरा ध्यान रखा गया है, तो किसी बात की हिचक नहीं है वैक्सीनेशन लेने में। तो सर, हमने ये सब सारी बातें की हैं अभी कोविड को लेकर, नवजात शिशु को लेकर। सर, कैंसर, सर्वाइकल कैंसर को लेकर सर अभी टीकाकरण को लेकर क्या है योजनाएं, या क्या कुछ और आगे आ रहा है? महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर है और वो उसका टीका भी मार्केट में अभी बाज़ार में है, कुछ दिनों से है, लेकिन सरकार में भी इसको लाने का है और बहुत जल्द आएगा। मैं तिथि का घोषणा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अभी इसकी सूचना नहीं आई है, लेकिन इसका प्रशिक्षण, इसका आगे कैसे देना है, ये राष्ट्र स्तर पर, भारत सरकार के स्तर पर हम लोग को दिया जा चुका है। और जैसे ही बहुत जल्द हो सकता है कि इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष हम बिहार में आ जाए,
तो इससे हम लोग सभी लड़कियों को स्कूल में एक सर्टेन एज रहेगा कि किस एज को देना है, और उस एज में जो लड़कियां रहेंगी उनको स्कूलों में हम लोग कैंप लगा के देंगे। जैसे पहले हम लोगों ने दिया है जापानी एनकेफेलाइटिस का, चाहे मीजल्स रूबेला का, खसरा रूबेला का जो टीका दिया है, वो एक को था कि जब कैंप चलता है कैंपेन तो 10 साल तक का है, कुछ टीका था कि 15 साल तक की उम्र के जितने हैं सबको देना है। इसी तरह इनमें जो गाइडलाइन आएगा उस हिसाब से हम लोग स्कूल के में कैंप करके देंगे, और ये निश्चित तौर से आगे आने वाले, इसका टीकाकरण ऐसा चीज़ है कि उसका फल तुरंत नहीं दिखता है। अगर आज हम टीका लिए लगातार आप देख रही हैं कि, लेकिन ये दिखता है कि आज पोलियो से आक्रांत लोग सड़कों पे नहीं दिखते जी। फिर आपको जो स्मॉल पॉक्स का चेहरा बदरंग आपको नहीं दिखते। तो ये सब चीज़ तो हम लोगों ने टीकाकरण के बदौलत ही हासिल किया है। आज जो टेटनस है, जिसको धनुष टंकार कहते हैं, उसका भी आज मरीज नगण्य है। हमारे बहुत से नए चिकित्सक उसको देखे ही नहीं हैं। फिर डिप्थेरिया पर्टूसिस भी इतना कम गया है कि भाई हमारे जो नए मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को देखा ही नहीं है। सही में वीडियो देखते हैं पुराना कि ऐसा भी होता है। तो ये आपका टीकाकरण का ही योगदान है कि इतने बीमारियों को कम से कम एकदम लिमिट में रखा है। खास उन्हीं को होता है जो नहीं लिया है, चाहे उसी समाज में हो रहा है जहां नहीं लिए। अदरवाइज आप देखेंगे तो टीकाकरण बहुत ही प्रभावी शस्त्र है आपके पास, जिससे कि आप समय रहते अपने बच्चों को बचा सकते हैं। तो दर्शकों, आपने सुना होगा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारी जिसका नाम सुनते ही हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, इसको लेकर भी सरकार अपनी योजनाएं बना रही है, इसको लेकर भी वैक्सीन आ रहा है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप अपना कीमती वक्त लेकर आए और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक यू। आपको इस सुविधा पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मुखातिब होने के लिए। थैंक यू सर। तो दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब की बातों को आप सुने होंगे, समझे होंगे और अपने जहन में भी रखेंगे। साथ ही मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहें डीडी बिहार। और हाँ, एक बात पे ज़रूर गौर फरमाएं कि बीमारी ना बने मजबूरी, इसलिए टीकाकरण है ज़रूरी। नमस्कार।